वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलसाद एंड आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 41, जो कि बेनिफिशियल होगा आपका एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी के एग्जाम्स के लिए, बेसिकली रेलवे के एग्जाम्स के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और अभी अभी जो है मैं कल भी मैंने जो है ओरिजिनल पेपर को ही लेके आया था। ठीक है। आज भी मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर ही लेकर आया हूँ। मतलब जो एग्जाम में पूछे गए हो बहू वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है। तो चलिए, ये आपका परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, यानी कि परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बस वही लेकर आया हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन सारे क्वेश्चंस को रिसर्च करने में हमें लगती है बहुत ही ज्यादा मेहनत। तो आप लोगों से इस मेहनत के बदले कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी एक लाइक तो बनता है इस मेहनत के लिए। ठीक है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ओरिजिनल पेपर ही है। लेकिन आज आज रुको, और एक चीज बता देता हूँ कि ये आपका किसके किसके लिए बेनिफिशियल होगा। एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, जो कि रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही। साथ में ही अगर आप एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो, सीपीओ, सीएचएसएल इन सब का एग्जाम भी देते हैं या देने वाले हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैं साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और साइंस के क्वेश्चन ही आपका एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप उसके लिए भी इसको फॉलो कर सकते हो। हालांकि वैसे उतना डीप लेवल जैसे इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपका एसएससी में न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो उसको बस स्किप करके जितने भी फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है वो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो एज यू विश, अगर आपकी मर्जी हो तो वो आप देख सकते हो। ठीक है। देखो, कभी भी जो है ना नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है। तो अगर आप लोग जानते हो, अगर आप यहाँ से इस क्लास से कुछ फैक्ट याद कर लेते हो तो वो आपका काम तो आएगा ही। ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड कैसे देखा जाएगा इसमें? अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अच्छा, कल जो मैंने लेकर आया था ना वो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर ही लेकर आया था, लेकिन उसमें क्या था ना, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था। और क्वेश्चन छोटा छोटा लिखा हुआ था तो वो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बाद में क्लास देखा तो मोबाइल में देखने पे वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो आज मैं क्या किया हूँ, उसको टाइप करवा लिया हूँ। ठीक है। करवा लिया हूँ नहीं, मतलब मैंने खुद ही टाइप किया है। तो ये क्वेश्चन आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। ये आपका 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके आरआरबी के क्वेश्चन है उसमें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इज, यानी कि भारत में एसी मेंस की आवृत्ति होती है। हम लोग जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी यूज करते हैं, एसी करंट यूज करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या 50 हर्ज होता है, 60 हर्ज होता है, आपका 100 हर्ज होता है, या 220 हर्ज होता है? तो इंडिया में जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ज की होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इंडिया में होती है एसी करंट की। चलिए अगला देखते हैं आपका, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। दो टाइप के चेंज होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है। तो आइए, चलो वहां नहीं जाते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। केमिकल चेंज में होता क्या है? केमिकल चेंज में आपका जो है प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं, गुण ही बदल जाते हैं। जो भी सब्सटेंस होते हैं, मेटर होते हैं, उनके प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं केमिकल चेंज में। तो इवापोरेशन ऑफ सी वाटर यानी समुद्र जल का वाष्पीकरण, या मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम का जलना, या रिडक्शन ऑफ आयोडीन आयोडीन की कमी, इनमें से कौन सा आपका जो है केमिकल चेंज है? तो अगर क्या समुद्र जल का वाष्पीकरण हो गया है तो क्या उस वाष्पीकरण को वापस से हम लोग पानी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। उस इवापोरेशन जो होता है वो वापस जाके बादल बादल बनेगा, फिर बादल बन के वापस से वो आपका जमीन में एज अ फॉर्म ऑफ वाटर ही आ जाएगा। तो उसमें प्रॉपर्टी उसका कहाँ चेंज हुआ? तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ये आपका होगा फिजिकल चेंज। क्या होगा ये भौतिक परिवर्तन में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा।
ठीक उसी प्रकार मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट करके पानी बना है तो वापस उसको जमा दो, फिर से आइस बन जाएगा। यहाँ भी आपका केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आपका फिजिकल चेंज हो रहा है, तो बस प्रॉपर्टी नहीं बदल रहा है इसमें। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को जला देते हो तो वापस से आप उससे मैग्नीशियम नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे आपका केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम के जलने के बाद उसका प्रॉपर्टी ही बदल जाता है, उसको वापस से आप मैग्नीशियम नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी। चलिए, और उसी टाइप से रिडक्शन ऑफ आयोडीन जो है फिजिकल चेंज में, सॉरी, रिडक्शन ऑफ आयोडीन जो है वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। देख लो आजकल जो है ना, वो आपका जो लंबा लंबा जो क्लास ले रहा था 4 से 5 घंटे का, इसके कारण जो है मुंह में थक गया है। और अभी अभी जो है मैंने शाम में एक पोल लगाया था जिसमें मैंने बोला कि आरआरबी का आपको एक मैराथन टाइप का चाहिए वीडियो क्या। उसमें भी अच्छा लोगों ने सपोर्ट दिखाया कि सबने बोला है कि यस चाहिए। तो उसका भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे ही सारा का सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर मैं उसको कंबाइन करके डाल दूंगा, क्योंकि इतना बार बार अगर मैं 5 से 6 घंटे का क्लास लूंगा पर डे तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए मैं उसको कुछ कुछ पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे ही होगा कंप्लीट मैं आपको वो इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। फ्यूज का जो तार होता है, हम लोग जो फ्यूज यूज करते हैं ना बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में फ्यूज का यूज किया जाता है, उसमें जो तार होता है वो किसका बना होता है। फ्यूज वायर जो है वो आपका किसका बना होता है, तो ये बना होता है 63% ऑफ टीन एंड 37% ऑफ लेड, यानी 63% और टीन का 63% और शीशा का 37%, या शीशा का 63% या टीन का 37%, और देखो टीन का 63%, 37% एल्यूमिनियम, उसके बाद 37% लेड और 37% एल्यूमिनियम। तो इतना तो कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन होगा, 63% टीन या 37% लेड, या 63% लेड और 37% टीन। तो आंसर आपका ये वाला होगा कि टीन का जो है मात्र 63% होता है और 37% लेड होता है आपका फ्यूज वायर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड डीडीटी। किस वैज्ञानिक ने डीडीटी की खोज की। तो ये क्या था आपका, डॉक्टर पाल मुल्लर ने। डॉक्टर पाल मुल्लर ने डीडीटी की खोज की थी। अगला देखते हैं, व्हाट इज यूज फॉर ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या यूज है। बैरोमीटर यूज करते हैं हम लोग टू मेजर एयर प्रेशर। बैरोमीटर का यूज क्यों करते हैं, वायु दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। कितने वर्षों बाद हैली का धूमकेतु दिखाई देता है। हैलीज कॉमेट बिकम्स विजिबल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो हैली का जो धूमकेतु है, हैलीज कॉमेट है, कितने साल के बाद दिखाई देता है, तो ये 76 साल के बाद, हर 76 साल के बाद आपको हैलीज कॉमेट दिखाई देगा, यानी हैली का धूमकेतु दिखाई देगा। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेगिंग मशीन। एक व्यक्ति एक चलती लिफ्ट में वजन मापने वाली, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा था मुझे क्या। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन वेगिंग मशीन इन मूविंग लिफ्ट। एक व्यक्ति एक चलती लिफ्ट में वजन मापने वाली मशीन पर खड़ा है। द वेगिंग मशीन विल शो द लीस्ट रीडिंग व्हेन। मापने वाली मशीन सबसे कम रीडिंग कब देगी। तो ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि जब 12th का मैं उसका मैं क्या था, ऐसे वालों का बुक सॉल्व कर रहा था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तो बस पूछा है, उसमें न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था कि कितना उसका कम हो जाएगा ये। तो ये एक वेगिंग मशीन है जिसमें एक बंदा खड़ा है, तो पूछ रहा है कि, अब देखो इतना तो पता है कि ये जो है, ये वेगिंग मशीन जो है ना, आदमी को क्या बोलते हैं इसको, वजन नापने वाला जो तराजू है, ये कम आपका वेग वेग करेगा, रीडिंग कम देगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये फ्री फॉल होने लगता है। तो सबसे पूछ रहा है कि सबसे कम वेग कब करेगा, सबसे कम रीडिंग कब देगा, जब एक समान गति से ऊपर जाते समय। देखो ऊपर जाते समय तो रीडिंग और ज्यादा आएगा ना, ऊपर जाते समय तो रीडिंग ज्यादा आएगा, तो ये तो आंसर कम इसका नहीं हुआ। एक समान वेग से नीचे आते समय, या गोइंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से ऊपर जाते समय, या फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। अगर मान लो कोई वो जो लिफ्ट है जब नीचे आएगा फ्री फॉल करेगा, तो सबसे कम रीडिंग वो तभी देगा जब वो फ्री फॉल करेगा।
ठीक है, बाकी इसको समझने के लिए थोड़ा सा रिलेटिव मोशन समझना होगा, जिसको कि मैं अभी समझाने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, कि थक गया हूँ आज, थक नहीं, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। चलिए अगला देखते हैं आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मिलाना है, कुछ नहीं ऐसा ही में भैया। एनर्जी, अच्छा यहाँ से मैं तुक्का लगाना सिखाऊं क्या। तुक्का लगा सकते हैं, देखो देखो, एक चीज यहाँ पे देखो, मैं तुक्का कैसे लगाऊं इसको, मैं बताता हूँ इसको कि इसको तुक्का लगाया कैसे जाता है, क्योंकि इसमें बुझा नहीं रहा है कि तुक्का लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, मैं देख लिया, इसमें तुक्का नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एनर्जी। एनर्जी का जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ये, तो ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये एनर्जी का होता है। हीट का क्या होगा आपका, एनर्जी का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद हीट का आपका होगा किलो वाट आवर, इसका एनर्जी किलो, मोमेंटम, प्रेशर, हीट का आपका किलो वाट आवर, और मोमेंटम का हो जाएगा आपका, मोमेंटम का क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और प्रेशर का होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कि एक का 5, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, एक का 5, 5 तो कहीं है ही नहीं, बी का 4, सी का 2, 3 का 1। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ, 5वां ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं। एक सेकंड, एक का 5, ए यहाँ है, 5 तो है ही नहीं कहीं। शायद मैं अधूरा क्वेश्चन लेके आ गया, इसको हटाते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ही अधूरा लेके आया हूँ शायद मैं, या फिर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो भी बात है पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो एक 5 है, लेकिन 5वां ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं, तो इसीलिए कंफ्यूज हूँ, क्वेश्चन ही अधूरा लेके आ गया। चलो अगला देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विच विटामिन हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है आपका विटामिन के। ठीक है, हाउ मेनी 100 watt bulb on the supply of 220 watts can be safely used with a 5 ampere fuse। 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 5 एम्पेयर फ्यूज के साथ कितने 100 वाट बल्ब सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना तो बनता है। आओ देखता हूं मैं आप लोगों को समझा पाता हूं या नहीं। देखो, हाउ मेनी 100 watt, यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि पावर जो है, पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है। तो एक वॉट यानी एक बल्ब का पावर कितना है, 100 वाट है। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ना। देखो, 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 5 एम्पियर फ्यूज के साथ कितने 100 वाट बल्ब, बोला है ना कि एक बल्ब जो है 100 वाट का है, ये बोला है। अब पूछा कितना 100 वाट का बल्ब, तो मान लो कि पावर ऑफ एक्स बल्ब, मान लेते हैं एक्स बल्ब जल रहा है, तो पावर ऑफ एक्स बल्ब कितना होगा, एक्स इंटू 100 वाट। ठीक है, कैसे, मान लो एक बल्ब अगर जलता है तो 100 वाट एनर्जी खर्च होता है। दो बल्ब जलेगा तो 200 वाट एनर्जी खर्च होगा। तीन बल्ब जलेगा तो 300 वाट, चार बल्ब 400 वाट, पांच बल्ब 500 वाट, एक्स बल्ब 100 वाट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, दोनों में देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभव जिसको बोलते हैं ना, विभवांतर बोलते हैं। विभव या विभवांतर एक ही बात है वैसे। विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट का है। ठीक है, और पूछा है क्या कि यहाँ देखो आई का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पेयर। आई कितना है, 5 एम्पेयर। करंट जो है वो 5 एम्पेयर का है। अब हम लोगों को निकालना है कि कितने बल्ब जला पाएंगे हम लोग सेफली इस 5 एम्पेयर के फ्यूज के साथ। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, अगर ध्यान नहीं है तो अभी रख लो, P बराबर VI होता है।
पावर बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय आपका, इसको क्या बोलेंगे, करंट बोल देते हैं। P बराबर वी आई होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान अगर नहीं है तो रख लो अभी। अब देखो यहाँ से पावर कितना है आपका, 100x लिख सकता हूँ इसको, ठीक है 100x। उसके बाद वोल्ट कितना है आपका 220, और आई कितना है आपका 5, ठीक है। यहाँ से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से कट गया आपका 5 दूनी 10, यानी कि 2x बराबर 22, और x बराबर क्या आएगा 22/2, यानी कि 11। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 11 यहाँ से। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। पावर है दिया हुआ गिवन कि 100 वाट, यानी एक बल्ब जो जलेगा तो कितना पावर लेगा, वो 100 वाट का पावर लेगा। तो एक्स बल्ब इस तरह जलता है तो कुल एक्स इंटू 100 वाट हो जाएगा, ठीक है। और गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस आपका 220 वोल्ट, और आई का वैल्यू है 5 एम्पियर। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई, तो पी के जगह मैंने 100x लिखा, और बी के जगह 220, और आई के जगह 5। अब यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया, इस 5 से इस 10 को कटाया तो 2 बार में कर गया, तो 2 इंटू एक्स 2x आया, फिर इधर 22, फिर x का वैल्यू 22/2 यानी 11। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आ गया है तो एक थम्स अप करके लाइक मारो, फटाफट मारो लाइक, एकदम फोड़ वोड़ दो, जो भी करना है करो, लाइक हो जाना चाहिए बस। अगला देखो, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन पौधे के हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो पौधों का जो हरा रंग होता है वो फोटोसिंथेसिस के कारण होता है, नहीं। हरे रंग के पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों का हरा रंग फोटोसिंथेसिस के कारण नहीं होता है। पौधों का जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द प्लांट आर या द प्लांट्स आर इन ग्रीन कलर या ऑफ ग्रीन कलर। इन एन ऑयल लैम्प देयर इज अ होल इन द चिमनी बिकॉज। अब आपने अगर लैंप नहीं देखा है तो मैं आपके लिए लैंप बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से बन जाए। यहाँ पे मान लो ये फ्लेम है, ठीक है। उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ, अरे यार मैं गलत कैसे बना देता हूँ, इस तरह नहीं बनता है ये आपका, कुछ ऐसा ऐसा करके ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करके ऐसा होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, रुको एक सेकंड, तो पहले मैं यही बना देता हूँ। ये आपका ऐसा होता है, ये आपका ऐसा होता था, फिर यहाँ पे आपका फ्लेम जल रहा होता था, फिर यहाँ पे आपका ये ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो यही पूछा है कि आपका यहाँ पे ये जो हम लोग होल क्यों छोड़ते हैं, ये पूछा है, ताकि यहाँ से धुआं बाहर आ सके, नहीं। लैंप में ग्लो विथ ब्रिलियंस, दीपक तेजी से चमक सके, इसलिए वो गैप छोड़ते हैं क्या। या ऑक्सीजन में भी अवेलेबल टू द ग्लोइंग लैंप, जलते दीपक को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, बिल्कुल इसीलिए हम लोग वहां पे आपका ये छेद छोड़ते हैं, ताकि इसको ऑक्सीजन मिलते रहे। क्योंकि अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ, मान लो ये फ्लैम अगर यहाँ से हम लोग ढक देते हैं, तो ऑक्सीजन इसके अंदर जितना था उतना तक तो ये जलेगा, एंड जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से खत्म हो जाएगा, सारा ऑक्सीजन जला लेगा, तो उसके बाद ये फ्लेम जलना बंद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक होल छोड़ते हैं, ताकि इसको ऑक्सीजन मिलते रहे, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो आग लगता है ना, तो और ये फ्लेम जो है जलते रहे, इसलिए यहाँ पे हम लोग होल छोड़ते हैं। तो 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 का आंसर क्या होने वाला है, तो सी एफ का 13 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। टू पैरेलल वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज। दो समांतर वायर एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखो ये आपका एक वायर है, ठीक है, जिसमें कि आपका करंट एकदम फर्स्ट क्लास से बह रहा है करंट, ठीक है। और एक तुम्हारा दूसरा वायर है यहाँ पे, इसमें भी तुम्हारा करंट बह रहा है, ठीक है। अब पूछा है एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे, एक सेकंड में इसको कलर को चेंज करूं, ये करेगा एक दूसरे को आकर्षित, ठीक है। एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे से को अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा क्यों करेगा ये बताना है, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा में अंतर होता है, काइनेटिक डिफरेंस होता है, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा।
या उनमें पारस्परिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, देयर इज अ म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या देयर इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, या देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। देखो, अब कोई भी अगर मान लो सब्सटेंस है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मान लो ये कोई सब्सटेंस है, यानी ये कोई तार है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो इसके बीच दो टाइप का ये बनता है, क्या बोलते हैं, दो टाइप का फील्ड बनता है। पहला तो इसके, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पार हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट अगर पार होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। और आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में कि साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। इसीलिए तो जब मान लो कि वो बहुत हाई वोल्टेज तार जो होता है, लगभग 13,000 का या 16,000 का या 21,000 का जो तार होता है, उसके करीब जाते हैं, मान लो ये तार यहाँ पे है और ये बंदा यहीं पे खड़ा है, फिर भी इसको खींच के अपने ओर ले आता है। इसीलिए तो, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ, दोनों पैरेलल तार था तो दोनों में करंट बह रहा था, तो दोनों के बीच इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे मान लो इतना इसका मैग्नेटिक फील्ड है और इस तार का भी इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मैच कर गया तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा। इसका आंसर क्या होगा कि देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, इसलिए ये दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता? तो पास्कल जो है वो दाब का है, यानी पास्कल जो है दाब का ऐसा यूनिट है, ये बात तो सही है। एम्पियर आपका करंट का, ये बात भी सही है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट है, ये बात भी सही है। लेकिन लाइट का गॉस नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत बात है। लाइट का तो प्रकाश और वस्तु होता है। अगला देखते हैं, विच कलर ऑफ लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ? वेवलेंथ से मैंने क्वेश्चन शायद शायद नहीं, हाँ मुझे याद है कि मैंने कराया है। एक बार फिर से करा देता हूँ, ये है विब ज्योर, विब ज्योर। ठीक है, तो पूछा है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा? दो वो चीजें होती है, एक तो होता है वेवलेंथ जिसको कि लैम्डा से, यार लैम्डा के एक्स लिख दिया मैंने, वेवलेंथ जिसको कि लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी जिसको कि हर्ट्ज से इंडिकेट करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है आपका इन दो, मतलब ऐसे प्रकाश में दो ही टाइप का होता है, एक लैम्डा हो गया, एक फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में वो कितना बार अप डाउन कर रहा है, ये मतलब होता है ना, एक सेकंड में कितना बार वो ऊपर नीचे मतलब हिल रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ के कारण ही हम लोगों को दिख पाता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो लाइट कम स्कैटर होगा, वो लाइट कम, मतलब ऐसे करो कि छितराएगा कम। जिसका वेवलेंथ कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, वो लाइट हम लोगों को ज्यादा दिखेगा, उस कलर का लाइट, और वो लाइट कम छितराएगा। छितराना मतलब समझ रहे हो ना, कम फैलेगा। ठीक है, पहले से मतलब हाँ सही बात बोल रहा हूँ कि वो लाइट जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम फैलेगा। अब पूछा है कि किसका तरंग दैर्ध्य है, किसका वेवलेंथ सबसे अधिक है, तो रेड कलर हम लोग को सबसे ज्यादा दिखता है। तो रेड कलर का वेवलेंथ जो है कहाँ है, यहाँ यहाँ है, सबसे अधिक होगा। सबसे कम किसका होगा, वोलेट का, यानी कि बैंगनी का। हालांकि ग्रीन भी आप कर सकते हो अगर ये सब नहीं दिया हुआ है तो। सबसे आंसर इसका क्या होगा, रेड का सबसे वेवलेंथ ज्यादा होता है। सबसे कम उसका वोलेट का होता है, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर आपका येलो का, फिर ऑरेंज का, फिर रेड का। अगला देखते हैं आपका, विच मिनरल इज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? अब ये क्वेश्चन जब मैंने देखा पेपर में तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन जियोग्राफी का है या फिजिक्स का है, क्योंकि एलिमेंट या फिर केमिस्ट्री का है, ये मुझे पल्ले नहीं पड़ा तो मैं उसको उठा लाया। ठीक है, ये जियोग्राफी का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको पिकअप कर लिया साइंस में ही। कि केमिस्ट्री में भी हम लोग प्लेटिनियम बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, एज वेल एज फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और जियोग्राफी में भी इसको खनिज के रूप में अगर पढ़ लेते हैं। तो चलो देखते हैं उससे क्या, अगर मान लो जियोग्राफी का एक भी क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन उठा ही लेते हो तो क्या दिक्कत है, कहीं से भी आएगा तो आपके एग्जाम में ही। विच मिनरल इज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उस खनिज का नाम क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम का, अच्छा यूरेनियम का एक यूज बताइएगा तो। हालांकि मुझे पता है कि आपको पता है, ठीक है, तो फिर भी एक बार बताइएगा यूरेनियम का यूज क्या होता है कमेंट सेक्शन में। वैसे कमेंट सेक्शन बस आप लोग निंदा करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए तो नहीं बनाए हो, बना हुआ यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ना, कभी कभी काम की बातें भी कर लिया करो वहाँ पे। तो बताइए कि यूरेनियम का यूज है, हम लोग क्या करते हैं।
किसमें करते हैं? सबसे इसका आंसर क्या होगा कि सबसे ज्यादा जो है पाया जाने वाला खनिज है वो आपका थोरियम है। सबसे ज्यादा अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? थोरियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है। इंद्रधनुष का 7 रंग में विभाजित होता है क्योंकि द कलर ऑफ रेनबो डिवाइड इनटू 7 कलर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन। तो इंद्रधनुष का 7 रंगों में डिवाइड होना ये होता है प्रकाश के डिस्पर्सन के कारण। लाइट का जो डिस्पर्सन प्रॉपर्टी होता है उसके कारण इंद्रधनुष अपने 7 रंगों में टूट जाता है। अगेन वो 7 रंग कौन कौन सा होता है ये अभी भी मैंने बताया आपको। ये है प्रिज्म, यहाँ पे आता है आपका श्वेत लाइट यानी कि व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। और यहाँ से ऐसे ये थोड़ा सा झुकेगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7। कोई VIBGYOR इसी में 7 रंग में टूट जाता है इंद्रधनुष का। ये अच्छा, इंद्रधनुष में ना मैं बता देता हूँ, 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और 1 रिफ्लेक्शन होता है। ये बस ऐसे ही बता दिया। चलिए यहाँ पे है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी साइंस का क्वेश्चन आया था, वैसे तो मैंने कल जीके जीएस का भी क्वेश्चन कराया था, लेकिन फिर सोचा नहीं साइंस का बस कराते हैं जीके जीएस कराने में। वैसे भी जीके जीएस का मैं करा ही रहा हूँ। आपका एसएससी का जो मैं एसएससी के नाम से जो आता है ना जीके जीएस का क्लास 4 बजे, उसमें तो जीके जीएस को करा ही रहा हूँ। इसमें फिर से जीके जीएस को कराने का क्या मतलब बनता है? अगर आपको जीके जीएस भी कवर करना है तो वो मैं इसे जानता हूँ कि साइंस हो जीके जीएस हो वो अलग नहीं है। हम लोग उसको आपका जो है इस बेसिस पे अलग कर दिए हैं कि एग्जाम के बेसिस पे। हालांकि फैक्ट तो सेम ही होता है ना, तो उस बेसिस पे आप लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जीके जीएस भी कवर करना है तो आप वो एसएससी एमसीजीएल एमटीएस वाला जो क्लास में डालता हूँ वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट नहीं चेंज होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो जैसे कि मैंने कल कराया था, उसमें मैंने 5 6 क्वेश्चन जीके जीएस का कराया था, तो वो आप देखना कि वो पहले ही मैं करा चुका हूँ आपका एसएससी सीजीएल सीएचएस वाले क्लास में। ठीक है, तो वहां से आप लोग अगर जीके जीएस को कवर करना चाहते हो तो वो क्लास आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बस मैं साइंस का ही कराऊंगा इस सेशन इस क्लास में। विच अमंग द फॉलोइंग फिगर करेक्टली एक्सप्लेन द पाथ ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक रे है, लाइट का रे है। लाइट का रे जो है ये जा रहा था, रास्ते में एक ग्लास मिल गया। ग्लास मतलब शीशा मिल गया। अब क्या होगा अगर ये जो रे जा रहा है तो शीशा मिल गया तो क्या होगा कि ये रे ऐसे जाएगा, ये ऐसे रह गया, उसके बाद ये ऐसे मुड़ जाएगा, या फिर ये ऐसे आया फिर ऊपर चल जाएगा, या ऐसे आया फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा होगा, या फिर सीधे से निकल जाएगा। मान लो ठीक है ना, आप लोग कभी करके देखना कि आपने टॉर्च मारा यहाँ पे एक ग्लास कर देना। मिरर नहीं रखना, मिरर और ग्लास में अंतर होता है। ठीक है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। तो मान लो अगर यहाँ पे आप लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास बीच में रखते हो तो ऐसा ऐसा नहीं होगा कि ये टॉर्च आपका यहाँ पे जो लाइट पड़ रहा था अब अचानक से लाइट ऊपर जाने लगा। ऐसा नहीं होगा। आप जैसे सीधा में जा रहा है लाइट तो इसी सीधा में निकलेगा। ठीक है, तो इसका ये वाला डी आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया या सेशन आपको वैल्यूबल लगा तो आपने अगर लाइक नहीं किया है, सेशन इधर होगा ना, बिल्कुल होगा। तो क्या करना है अब? तो अगर आपने हमारे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई? किसका वेट कर रहे हो? पता ना किसका है ये तुमको इंतजार। कर दो मेरे लाइक। सॉरी सॉरी ऐसे नहीं, हाँ एक राइम बन गया। किसका है तुम, किसका है तुमको इंतजार, कर दो लाइक मेरे यार। वाह, तो इसी बात पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो। लेकिन अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो एकदम एकदम ये वाला थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, बिल्कुल यहाँ बीच से यहाँ से बोल रहा हूँ निकाल के, ये लो तुम्हारे लिए थैंक यू। अगर करके रखा है तो, और अभी कर दिया तो भी यही थैंक यू आपके लिए। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि शेयर कर देना। ठीक है, शेयर कर देना। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम का नाम क्या है? एग्जाम डाइट टेलीग्राम चैनल का भी नेम है। और या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी यहाँ पे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको देखने को। बाकी मिलते हैं आपसे कल, बिल्कुल कल मिलेंगे आपसे। अब तो मिलना जुलना होते रहता है, तो क्या ही दिक्कत की बात।